हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 1 लेकर के। ओके, सो देखिए हमारा ये नया चैप्टर है, नया लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं एकदम नई शुरुआत के साथ। एंड यहाँ से जो है आपका बायो का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होती है। अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं वो सारे केमिस्ट्री में आ रहे थे। ओके, सो यहाँ से जो है हमारी बायो स्टार्ट होती है। अब देखिए बायो में क्या होता है कि चीज़ें आपको बस समझनी होती हैं अच्छे से। बहुत लोगों का कहना है कि बायो में सिर्फ रट्टा मारना होता है रट्टा मारना कुछ चीज़ों में। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ नेम्स वगैरह होते हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो हमें उन्हें याद करना पड़ता है। लेकिन बायो जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है आपके समझने की ताकत पर। आप जितना अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, जितना अच्छे से उनको रिलेट कर पाएंगे, आप उतनी ही आसानी से बायो को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं पूरा। ओके, सो बायो है, इसमें आपको थियरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, थियरी के आपको पूरी लाइंस जो हैं, पैराग्राफ्स बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। ओके, सो उनसे घबराना नहीं है, बस चीज़ों को समझते चलना है। फिर आप भी वैसे ही क्या, उससे भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स खुद ही लिखने लग जाएंगे। ओके, अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारी लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस होती हैं, जो भी चीज़ें हमें जीने के लिए मदद करती हैं, जीने में हेल्प करती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अब भाई इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए कि आखिरकार हम लाइफ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, है ना। कि हमारे लिए मतलब हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि हम उसे जीवित में माने या हम उसे निर्जीव में माने। ओके, सो सबसे पहले जो होती है बात, वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या, दैट हाउ डू वी differentiate between living and non-living। ओके, अब देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए हम जो हैं अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे लोग चीज़ों को देखते हैं। जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हमारे आसपास काफ़ी सारे जीव जंतु मंडराते रहते हैं। जैसे हम गाय भैंस की बात कर लें तो हमें पता है ना कि गाय भैंस जो होते हैं वो जीवित की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें देखते हैं, वो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम उनकी मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं, हम उनको सांस लेते हुए देख रहे होते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा? हमने उनकी मूवमेंट को देखा, है ना। हमने उनकी जो है मूवमेंट को देखा कि मूवमेंट जो है उनमें हो रही है, तो हमने बोल दिया कि हाँ ये जो है जीवित में आ रहे हैं। बट यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर हम मूवमेंट को ही देख रहे हैं तो क्या उस हिसाब से पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे लिविंग बीइंग्स नहीं हैं? क्योंकि वो तो यहाँ से वहाँ चल फिर नहीं सकते हैं ना, वो तो इस तरीके से हाथ पैर नहीं हिलाते, वो तो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। आप उसको जाके उस पर ज़ोर से मारेंगे तब भी वो जो है आपको दोबारा उल्टा थप्पड़ तो नहीं मारता है ना, वो चुपचाप खड़ा रहता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसमें लाइफ नहीं होती है, वो लिविंग बीइंग्स नहीं होते हैं, है ना। सो यहाँ पर मेरे इतना सब कुछ बताने से मतलब ये निकलता है कि जो मूवमेंट होती है वो लिविंग बीइंग्स का कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं होती है। ऑलराइट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। देखिए जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं, इन सभी में जो फीचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जिन्हें हम डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं, एंड वहीं दूसरे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजिंग फीचर्स। ओके, तो डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है
वो लिविंग है तो वो लिविंग क्यों है, वो अगर नॉन लिविंग है तो वो लिविंग नॉन लिविंग क्यों है। तो जो भी चीज़ें इस चीज़ का प्रॉपर रीज़न देती हैं हम उनको डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। ओके, सो हम जो है अपना पहला जो है यहाँ पर लाइन लिख लेते हैं, दैट मूवमेंट्स are not the defining features of living beings। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो है इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं दे रही हूँ। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन से ही जो है हम चीज़ों को समझना स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जो है ये क्वेश्चन सबसे ऊपर लिख दिया है। ओके, इसको जो है हम इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देते हैं। 1 सेकेंड, या हाँ, सो ये जो है क्वेश्चन हमारे इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है। ओके, अब मैं जो हूँ नीचे पॉइंट्स लिख रही हूँ, बट ये पॉइंट्स जो हैं एग्जैक्ट आंसर नहीं है, आंसर हैं भी बट एग्जैक्ट नहीं है। ओके, सो मूवमेंट्स आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, यानी कि कोई भी जो लिविंग बींग है, नॉन लिविंग बींग है, हम उसको मूवमेंट के आधार पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि वो लिविंग बींग है या नॉन लिविंग बींग है। ऑलराइट, अब देखिए हमने जो है कुछ चीज़ों की मूवमेंट देखकर हम ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि हाँ इस चीज़ में मूवमेंट हो रही है, ये कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा है तो हाँ ये लिविंग बींग्स है। ओके, ये बिल्ली जो है ये सो रही है बट इसकी जो धक धक है, धड़कन है, वो धक धक चल रही है, तो ये जो है लिविंग बींग है। बट यहाँ पर एक और खेल चल रहा होता है। खेल ये है कि कुछ मूवमेंट्स बॉडी में ऐसी भी होती हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। वो मूवमेंट्स हर लिविंग बीइंग या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेलुलर लेवल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर जो मूवमेंट्स हो रहे होते हैं हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। So that is why we cannot say that movements are the defining features of living beings. Okay? So हम अपना ये next point भी लिख लेते हैं, that movements on a very small scale will not be visible to naked eyes। naked eyes कौन सी मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो कि केमिस्ट्री में था, है ना। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। एंड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इतनी, मतलब मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं हम उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो वायरसेस जो होते हैं उनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। वायरसेस हमें तब तक कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दें। इनफैक्ट वायरस के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चलती रही है कि वायरस को हम लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें, क्योंकि वायरस जब किसी सेल के बाहर होता है तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है कि मतलब कुछ नहीं है, बस पड़ा हुआ है, ठीक है। बट वहीं जब वो लिविंग बीइंग के अंदर चला जाता है तो वो वहाँ अपने असली रंग दिखाने लगता है, वो वहाँ पर अपने सेल्स बनाने लगता है, अपने सिपाही तैयार करने लगता है और बॉडी को इन्फेक्ट करने लगता है, बीमारियां पैदा करने लगता है। ओके, सो वायरस जो है बड़ी चालू चीज़ है। चलिए वायरस को खैर हम साइड में रखते हैं, हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। सो
अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठेगा मूवमेंट्स को लेकर के। अब हमने मूवमेंट्स की बात करी है, तो देखिए ये मॉलिकुलर मूवमेंट्स जो होते हैं ये आखिरकार ज़रूरी क्यों हैं लाइफ के लिए, ये मूवमेंट्स ज़रूरी क्यों हैं, ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर भी लिखेंगे। ओके, सो why are molecular movements needed for life? ओके, अब हम इसको जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब एक बात बताइए, हम सभी जानते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। यानी कि हमारी, अब देखिए हमारी बॉडी ले लें, ह्यूमन बॉडी ले लें, तो हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम, हर एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ हमारे दोनों हाथों में से एक हाथ कंधे पे है और एक हाथ कमर पे लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। पूरी बॉडी हमारी ऑर्गेनाइज्ड है। पैर में जो उंगलियां हैं सारी वो एक लाइन से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है ना कि दो नीचे लगी हैं, दो ऊपर लगी हैं, दो एंकल के पास लगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। एंड उनमें जो है टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं। एंड सेल्स जो होते हैं उनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, कंपाउंड्स होते हैं, है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ये कंपाउंड्स हो गए। अब हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किसी टाइम यहाँ पे गर्मी हो रही है, किसी टाइम यहाँ पे सर्दी हो रही है, किसी टाइम यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही, कुछ हो रहा है ना। तो इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, उससे हमारी बॉडी को क्या करना होता है, खुद को रिपेयर करना होता है, खुद को मेंटेन रखना होता है। और इसी मेंटेनेंस को लेकर के ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर, कहीं इससे इस कंपाउंड से जाके जुड़े, कहीं उस कंपाउंड से हटे, कहीं इससे बॉन्ड जोड़े, कहीं उससे जोड़े। तो ये सारा जो खेल होता है ये इन्हीं मॉलिक्यूल्स का होता है। ओके, सो अब जो है हम इसका प्रॉपरली आंसर लिख लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द living organisms are well organized structure. Okay, well organized structure. They have tissue, and tissue have cells, and cells have what? Cells have many small compounds, अब भाई सेल जो है वो सबसे छोटी इकाई है, तो सेल के अंदर जो भी होंगे वो छोटे छोटे कंपाउंड्स ही होंगे, है ना। And now we will write down that due to the effect of environment, living creatures must keep repairing, once again, must keep repairing and maintaining their structures. Okay, since these structures are made
up of molecules, they must move molecules around all the time। यानी उनको जो है हर टाइम मॉलिक्यूल्स को इधर उधर घुमाते रहना पड़ता है ना, कभी इससे जुड़े कभी उससे जुड़े। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आप जो हैं बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो हम लोग जो हैं डेली बाथ लेते हैं ना, डेली नहाते हैं, नहाते टाइम जो है अपने पूरी बॉडी को साफ़ भी करते हैं साबुन लगा करके। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम डेली बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी सारी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं। अगर हम डेली नहीं नहाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम डल हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, है ना। सो हमें क्या है, उस चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो गंदी ना हो बाहर की धूल मिट्टी से, है ना। सो इसीलिए जो है यही काम हमारे अंदर भी चलता रहता है। चीज़ें बाहर से अंदर आती हैं, उनका यूज़ होता है, फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है। सो दिस इज़ टोटली, आवर बॉडी इज़ टोटली अ फैक्ट्री, ओके, जो कि 24 घंटे काम करती है, ओके। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी इस चैप्टर की भूमिका बनाती हैं, ओके। अब जो है, अब हम अपनी मेन हेडिंग पे आते हैं कि रियल में जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये होती क्या हैं, ओके। किन चीज़ों को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे, ऑलराइट। हाँ, सो देखिए, अब हम अगर लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन लिखने की बात करें तो क्या आता है कि ये वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि मिल करके हमारी बॉडी को मेंटेन रखने की जॉब करती हैं, ओके। सो इनकी जॉब यही होती है कि हमारी बॉडी में कोई गड़बड़ ना होने पाए, ये उसको मेंटेन करके रखें, है ना। सो हम इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ओके। Yeah, so the processes which together, भाई एक नहीं, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं, ओके। the processes which together perform the maintenance job for the structure of living beings are called life processes। सो ये जो हैं ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस हो जाती हैं, ओके। यानी कि ये हमारी बॉडी को हर टाइम मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं। अब क्या मतलब ये क्या हमारी बॉडी में मेंटेन करती हैं, क्या करती हैं? क्या अंदर भी ये साबुन लगा के सफाई करती हैं? ऐसा नहीं होता है, ओके। बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। अब एक बात बताइए, हम जैसे डेली आते जाते रहते हैं, चलते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, कभी क्या हुआ, कभी टेबल हाथ में लग गई, कभी चेयर हाथ में लग गई, कहीं हम गिर गए, तो ऐसे क्या होता है कि हमारे डेली के काम करने से हमें डेली स्ट्रेन्स लगते रहते हैं, हमें कोई ना कोई छोटी मोटी चोट वगैरह लगती रहती है। तो उस वजह से क्या होता है कि बॉडी जो होती है उसमें जो भी छोटे मोटे डैमेजेस हो जाते हैं उनको जो है ये प्रोसेसेस ही जो है वो प्रिवेंट करती हैं। अंदर जो है कोई भी गड़बड़ ना होने पाए, बाहर हो जाए छोटी मोटी चीज़, आपको कोई खरोंच आ जाए तो उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। बट बॉडी के अंदर जो है कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ओके। सो इसके लिए जो है इनको बहुत सारी एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, ओके। सो हम अपना फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं that these are
required these are required to prevent damage and breakdown and they need energy for them। अब भाई एक बात बताइए, अब मान लीजिए हम अगर किसी मशीन का भी यूज़ करते हैं तो उसको भी तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है ना। चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्ट कर लें, चाहे आप उसको किसी सेल वगैरह से यूज़ कर लें, हर चीज़ को कुछ ना कुछ प्रॉपर सोर्स चाहिए होता है। सो हमारी बॉडी के लिए ये जो एनर्जी है इसका सोर्स क्या है? हमारी बॉडी के लिए इस एनर्जी का सोर्स है फूड, खाना जो हम डेली खाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमें हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रखने होते हैं, प्रॉपर हर चीज़ होनी चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, है ना। सब कुछ जब प्रॉपर हमारी बॉडी को मिलेगा तब वो अपना पूरा फंक्शन कर पाएगा, है ना। अब मान लीजिए मैंने आपको कोई डिश बनाने को दे दी, ओके, बट उसमें से मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको दिए ही नहीं। तो अगर मान लीजिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं दिए तो उस डिश में उन चीज़ों की कमी हो जाएगी, है ना। सो ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। जो चीज़ें हम अपने फूड में रेगुलरली नहीं ले रहे होते हैं उन चीज़ों की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, और फिर जब ये कमी बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे हमें जो है इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं। ऑलराइट, सो हम अपना ये मेन पॉइंट लिखते हैं दैट दे नीड एनर्जी एंड दिस एनर्जी comes from an outside source we call food, ओके। यानी कि ये जो एनर्जी है इसका सोर्स फूड है, खाना है। हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी मिलती है वो खाने से मिलती है, ओके। पानी में कोई भी एनर्जी वो नहीं होती है, ओके, ये बात जान लें आप। लेकिन पानी फिर बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पानी जो है एक प्रॉपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है। जितनी भी रिएक्शंस होंगी बॉडी में उनके लिए पानी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अब देखिए ये जो हम खाना है, ये खाना हम जो डेली खाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? खाना डेली अंदर ले जाने की प्रोसेस को, यानी अपनी बॉडी को डेली खाना देने की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि लाइफ प्रोसेसेस की ही एक टॉपिक है, ओके। इन चीज़ों को हम बाद में एक एक हेडिंग डाल के डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम सभी का ओवरऑल नॉलेज ले लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर जो है मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड is called nutrition, ओके। यानी कि हम जो ये खाना खाते हैं ये किस कैटेगरी में जाता है? न्यूट्रिशन की कैटेगरी में जाता है, ओके। एंड खाने के जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी जैसे मैंने अभी आपको कार्ब्स, विटामिन्स एंड फैट बताया, इसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ओके। सो ये जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, ये यानी हमारा जो ये फूड होता है। अब ये बात तो हम सभी को पता है ना कि ये जो हमारी पूरी अर्थ है, ये ज़्यादातर इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कार्बन। ज़्यादातर जो हमारे एलिमेंट, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सारी कार्बन से बनी हैं। तो ये जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हमारी ये फूड सोर्सेस होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारे
कार्बन बेस्ड ही होते हैं, इनमें भी कार्बन ही पाया जाता है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें, चाहे आप प्रोटीन्स की बात कर लें, चाहे आप फैट्स की बात कर लें, सभी में कार्बन होता है। ओके, क्योंकि पूरी दुनिया ही हमारी कार्बन पे बेस्ड है। ऑलराइट, सो हम ये भी लिख लेते हैं दैट या लेट मी चेंज द कलर। okay, yeah, most of the food sources, once again, most of the food sources are also कार्बन बेस्ड। ओके, यानी कि उनमें जो है कार्बन कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि ये जो खाना है हमने दाल रोटी खाई, यही जाके जो है एकदम से शक्तिमान की तरह जो है इसी में से एनर्जी निकलने लगेगी। ओके, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी हम एनर्जी के सोर्सेस लेते हैं अपनी बॉडी के लिए, इनको तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, फिर इनको इधर उधर से जोड़ जाड़ के ऐसी फॉर्म तैयार की जाती है जिसको हमारी बॉडी आसानी से यूज़ कर सके। ओके, सो ये जो भी सोर्सेस होते हैं इनका प्रॉपर डाइजेशन होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट, yeah, so these sources of energy need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy, that can be used by our body। ओके, यानी कि जो भी ये फूड के सोर्सेस होते हैं उनको हम पहले तोड़ते हैं या फिर जोड़ते हैं। ओके, एंड फाइनली जो है हम उनको एक ऐसे सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हमारी बॉडी प्रॉपरली यूज़ कर पाती है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सब्जियां डेली आती हैं, है ना। अब सब्ज़ी आती है तो हमें पता है ना कि सब्ज़ी कच्ची है। अब आपको मान लीजिए आलू की सब्ज़ी खानी है। ओके, आप मार्केट गए, वहाँ से जाके आलू ले आए, बट आपको क्या करना है, वो आप आलू तभी खा पाएंगे ना जब आप उसको पका के उसकी सब्ज़ी बनाएंगे, है ना। तो यही बॉडी में होता है। अब बॉडी जो है, आप जो फूड दे रहे हैं वो आपके हिसाब से पका हुआ है, बट बॉडी के हिसाब से वो कच्चा है, तो वो उसको अपने हिसाब से ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है एंड उसको जो है फिर वो अपने हिसाब से ही यूज़ करती है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसमें जो है डाइजेशन होता है, जहाँ पर तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। ओके, उसको पचाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ डाइजेशन। ओके, अब देखिए, ये जो सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। रिएक्शंस के टाइप्स में रिएक्शंस होते हैं जिनका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड, और कौन सी थी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस, है ना। सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस जो होती हैं
उनको करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। सो ऑक्सीजन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है ये जो ब्रेक डाउन की रिएक्शंस होती हैं मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, जोड़ने में। एंड ये जो ऑक्सीजन होती है ये भी हम बाहरी इन्वायरमेंट से लेते हैं, है ना। हम ये डेली जो ये सांस लेते हैं, ऊपर नीचे सांस लेते हैं, भरते हैं, छोड़ते हैं, यही है, इसी से हम ऑक्सीजन लेते हैं जो कि जा कर के इन रिएक्शंस को अंजाम देती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट oxidizing and reducing reactions are the most common reactions, are the most common reactions to break down molecules, to break down molecules. Okay, and so we need, V की जगह पे हम organisms लगा देते हैं। so organisms need oxygen from outside the body, from outside the body, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से जो है हमें लेनी पड़ती है क्या, ऑक्सीजन। ओके, एंड ये जो ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड what? respiration, सांस लेना। ओके, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक मज़े की बात क्या आती है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें भाई देखो एक ही सेल है, ठीक है, एक ही सेल है, इनमें कोई भी ज़्यादा अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एंड इनकी जो बाहर की सरफेस होती है, अब भाई एक सेल है पूरी बॉडी में, तो उसी की तो बाहर की पूरी सरफेस इन्वायरमेंट से जुड़ी है ना। तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में कोई भी ना ही रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए कोई भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनका जो भी काम होता है इनकी सरफेस से ही हो जाता है। ओके, सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इनके लिए क्या होता है, दीज यूज their entire surface for taking in of food, गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज में वही हमारा रेस्पिरेशन नहीं जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इनको जो रिमूवल करना होता है वेस्ट का, वो भी जो है ये अपनी उसी सरफेस से कर देते हैं। यूज़ देयर एंटायर सरफेस फॉर दिस। ओके, ETC, बिकॉज, ये भी लिख लेते हैं, दैट बिकॉज देयर सरफेस is in contact with the environment। क्योंकि इनकी जो बाहरी बॉडी होती है वो इनकी इन्वायरमेंट की बाहरी जो सरफेस होती है वो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में रहती है। सो इनका जब मन हुआ इन्होंने ऑक्सीजन ले ली, जब मन हुआ इन्होंने अपना जो वेस्ट था वो छोड़ दिया बाहर। ओके, अब एक बात बताइए,
अब हम फिर से जो है हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी की गाथाओं पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने फूड को अंदर लिया, ऑक्सीजन को अंदर लिया। अब ये क्या ऐसे जाके किसी थैली में इकट्ठे थोड़ी ना हो जाते हैं, इनको प्रॉपर हर जगह पहुंचाना होता है ना, क्योंकि हमारे पैर के अंगूठे में भी सेल्स हैं, हमारे सर में भी सेल्स हैं, है ना, हमारे हाथ की उंगली इंडेक्स फिंगर में भी जो है सेल्स हैं। सभी को खाना चाहिए, सभी को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो खाना है, इसको एक से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, for taking food and oxygen from one place of body to another, there is a system for it called what? Transportation system. ओके। ये जो सिस्टम होता है ये चीज़ों को इधर उधर ले जाने का काम करता है, इसीलिए जो है हम इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल रहे हैं। अब हमारे ये बॉडी का लास्ट जो सिस्टम है वो कौन सा आता है कि अब देखिए बॉडी में ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हो गई, ओके। अब केमिकल रिएक्शंस में कुछ प्रोडक्ट्स बने जिनको हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया, ओके। सो हुआ क्या कि केमिकल रिएक्शंस में ये केमिकल रिएक्शंस हुई, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स बने प्लस बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। अब इसमें से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी जो है वो यूज़ कर लेती है, ठीक है। जैसे शुगर बना बॉडी में तो उसने यूज़ कर लिया, ओके। शुगर को जो है तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के जो है हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, फिर वहाँ से जो है उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। वहीं उसी रिएक्शन में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं एंड यूज़लेस होते हैं, ना ही ये किसी काम के होते हैं, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर द बॉडी। सो इनका क्या होता है कि इनको जो है जैसे ही हमारा काम ख़त्म हुआ तो हमें जो है इन बाई प्रोडक्ट्स को जल्द से जल्द अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। अगर ये हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा टाइम तक रहेंगे ये हमारी बॉडी को उतना ही ज़्यादा हार्म पहुंचाते रहेंगे, ओके। सो इन्हीं बाई प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए बाहर एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ओके। वो सिस्टम कौन सा होता है ये भी हम लिख लेते हैं, दैट द वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ the chemical reactions occurred in the body needed to be removed from the body by a process removed from the body। अब इसको जो है हम अपने स्टाइल में लिखते हैं ताकि उससे जो है ध्यान अलग उस पे जाए। removed from the body and this process is called what? Excretion।
एक्सक्रीशन, इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, हिंदी में इसे हम उत्सर्जन बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब बाई प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी जब हम सांस ले रहे हैं तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। एंड यूरिन है, ओके, स्टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी बॉडी के लिए बाई प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हमें एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पर निकालना होता है हमारी बॉडी से बाहर, वरना ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने लगते हैं। सो ये जो हैं पॉइंट्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये चीज़ें जो हैं हम आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो ये जो हैं हमारी बॉडी में या सभी ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में होने वाली लाइफ प्रोसेसेस हैं, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस का नाम देते हैं। सो आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। एंड हाँ, आज के इस लेक्चर के बाद मेरा आप सभी को एक क्वेश्चन है। ओके, जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ओके, कि आपको अगर पता है कि कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं एक लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफ़ाइन करने के लिए, तो आप मुझे वो कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स of a living being? ओके, सो एक लिविंग बीइंग को डिफ़ाइन करने के लिए क्या क्या फीचर्स होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर ज़रूर दें। ओके, अगर आपका करेक्ट आंसर होगा तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, बाय, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।